A very good morning to all the participants of this webinar from DTRTI Lucknow. We are beginning the study of second schedule of the Income Tax Act today. DTRTI Lucknow is bringing you daily webinars on various topics of income tax accountancy, office procedure, and allied laws and other topics of interest and of relevance to all the employees of the Income Tax Department. Friends, today we are going to study the second schedule of the Income Tax Act. सेकेंड शेड्यूल की शुरुआत करते हैं. सेकेंड शेड्यूल प्रोसीजर बताता है रिकवरी के लिए टैक्स का, और हमने देखा था सेक्शन 222 में कहा गया था, और मैं आपके समक्ष इस बात को रखता हूं कि जो टैक्स रिकवरी ऑफिसर है, बेसिकली जो टैक्स रिकवरी ऑफिसर है वो सेकंड शेड्यूल का इस्तेमाल करता है. और आप देख सकते हैं सेक्शन 222 जो मैंने आपके समक्ष रखा है, उसमें भी ये बात लिखी हुई है कि जब भी कोई एसएससी डिफ़ॉल्ट में होता है या डीम टू बी डिफ़ॉल्ट होता है, डीम टू बी इन डिफ़ॉल्ट होता है, मान लिया जाता है कि डिफ़ॉल्टर है वो, कुछ सेक्शंस में वो डीम टू बी डिफ़ॉल्टर भी माना जाता है, और जब भी वो या तो टैक्स का डिफ़ॉल्टर होता है या फिर डीम टू बी इन डिफ़ॉल्ट होता है टैक्स के पेमेंट के संदर्भ में, तो जो टैक्स रिकवरी ऑफिसर है वो ड्रॉप करता है एक स्टेटमेंट जिसको सर्टिफिकेट कहते हैं. तो ये जो टैक्स रिकवरी ऑफिसर है एक अपने सिग्नेचर में एक स्टेटमेंट ड्रॉप करता है मतलब खींचता है या बनाता है, और ये जो स्टेटमेंट है वो प्रेस्क्राइब फॉर्म में वो बनाता है, और उसमें उस स्टेटमेंट में वो एरियर्स लिखे होते हैं, एरियर्स स्पेसिफाइड होते हैं जो एसएससी से ड्यू है. और जो ऐसा स्टेटमेंट है इस चैप्टर में और सेकंड शेड्यूल में इसको सर्टिफिकेट कहा जाता है. और उसके बाद जब वो ड्रॉ कर लेता है ये स्टेटमेंट, तो उसके बाद वो रिकवर करने के लिए प्रोसीड करता है कि प्रोसीड्स टू रिकवर. देखिए जो सेंटेंसेस हैं, जो फ्रेजेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. जब हम कह रहे हैं प्रोसीड्स टू रिकवर, तो वही फ्रेज यूज किया जाना चाहिए कि he shall proceed to recover from such assessee the amount specified in the certificate by one or more of the modes. एक मोड से या किसी भी मोड से, मोड मतलब जो तरीके होते हैं जो नीचे लिखे हैं ABCD, यानी इन चार तरीकों में से कोई एक तरीका वो अख्तियार कर सकता है, या इनमें से एक से ज़्यादा तरीका भी वो अख्तियार कर सकता है रिकवर करने के लिए टैक्सेस को. और ये काम वो रूल्स के अनुसार करेगा, इन अकॉर्डेंस विद द रूल. प्रोसीड टू रिकवर यानी रिकवरी जो है रूल्स के अनुसार होगी, और ये जो रूल्स हैं कहाँ लेट डाउन है, लेट डाउन इन द सेकंड शेड्यूल. जो रूल्स हैं इन चारों मोड से कैसे कैसे रिकवरी होनी है, इन चारों तरीकों से रिकवरी कैसे होनी है, ये जो रूल्स हैं, ये रूल्स मेंशन्ड हैं सेकंड शेड्यूल में. यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सेकंड शेड्यूल रूल्स की बात करता है. सेकंड शेड्यूल जो बात कर रहा है वो रूल्स हैं, और इन रूल्स को सेकंड शेड्यूल में लिखा गया है. तो सेकंड शेड्यूल में जहां कहा जा रहा है कि रिकवरी का प्रोसीजर है, तो हम ये कहेंगे कि प्रोसीजर जो है रूल्स में लिखा गया है जो सेकंड शेड्यूल में एनकैप्सुलेटेड है. और ये चार तरीके जिस तरह से रिकवरी करेगा टीआरओ, और मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ ये चार तरीके हैं. पहली बात तो एसएससी का मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करना, सेल कर देना. दूसरा एसएससी की इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करके सेल कर देना. तीसरा है एसएससी का अरेस्ट कर लेना और उसको प्रिजन में डिटेन कर देना, प्रिजन में बंद कर देना.
और चौथा है एसएससी की दोनों टाइप की चल अचल संपत्तियां, दोनों टाइप की संपत्तियों के लिए एक उसके मैनेजमेंट के लिए एक रिसीवर का अपॉइंट किया जाना। तो ये 4 तरीके हैं जिस तरीके से वो टैक्स रिकवर किया जा सकता है। और ख़ास तौर पे जब हम कहते हैं कि एसएससी की मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टियां, जब हम एसएससी की मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टियों की बात करते हैं तो हम वो प्रॉपर्टियां भी उसमें शामिल कर लेते हैं जो एसएससी ने ट्रांसफ़र कर दी हो अपने स्पाउस के नाम पे या माइनर चाइल्ड के नाम पे या बेटे की वाइफ या बेटे के माइनर चाइल्ड के नाम पे बिना एडिक्वेट कंसिडरेशन लिए हुए, बिना पर्याप्त राशि लिए हुए उसके एवज में। और वो जो प्रॉपर्टियां हैं जो उन्हीं लोगों के नाम पे हों और उनके द्वारा होल्ड की जा रही हों, यानी स्पाउस माइनर चाइल्ड, सन्स वाइफ या सन्स माइनर चाइल्ड। और यानी कि उन प्रॉपर्टीज से भी उनको भी एसएससी का टैक्स लेने के लिए ऐसी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टीज को, और ये प्रॉपर्टीज से जो आती हैं जिनका वर्णन 60 से 64 के बीच में भी जो सेक्शन है वहाँ भी मेंशन है कि जब भी एसएससी बिना एडिक्वेट कंसिडरेशन लिए अपने रिश्तेदारों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है, टैक्स हम जो है एसएससी से लेते हैं। तो इसलिए यहाँ इवन रिकवरी भी हम एसएससी से करेंगे, एसएससी के टैक्स की रिकवरी भी इन प्रॉपर्टीज से हम कर सकते हैं। कई बार एसएससी अपने प्रॉपर्टी को इन लोगों को ट्रांसफर कर देते हैं कि मेरे घर का व्यक्ति है, उसके नाम पे ट्रांसफर कर दूं तो टैक्स शायद डिपार्टमेंट ना ले पाए। तो उस मिसचिफ को रोकने के लिए, उस शैतानी को रोकने के लिए यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अगर स्पाउस माइनर चाइल्ड, सन्स वाइफ या सन्स माइनर चाइल्ड को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी गई है बिना एडिक्वेट कंसिडरेशन के, उससे भी रिकवरी की जा सकती है। तो ये हो गया बैकग्राउंड कि किस तरह से सेकंड शेड्यूल हमारा पिक्चर में आता है। अब हम देखते हैं सेकंड शेड्यूल के प्रावधान क्या है। तो सबसे पहले है पार्ट वन है सेकंड शेड्यूल का, वो है जनरल प्रावधान, सामान्य प्रावधान। उसमें डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशन में सर्टिफिकेट की डेफिनेशन दी हुई है कि ये सर्टिफिकेट का मतलब है वो सर्टिफिकेट जो कि टैक्स रिकवरी ऑफिसर ड्रॉप करेगा सेक्शन 222 के तहत किसी भी एसएससी के रिस्पेक्ट में, जो कि जिस एसएससी का रेफरेंस उस सेक्शन में है, यानी 222 में जहां लिखा है कि सर्टिफिकेट ड्रॉ करेगा, और वहां ये भी लिखा है कि वो शेड्यूल में वो मेंशन्ड है सर्टिफिकेट, तो शेड्यूल में यहाँ पर मेंशन्ड है। और इस सर्टिफिकेट को जो रूल 7, 44, 65 और 66 2 के सर्टिफिकेट से फर्क किया गया है। ये वो सर्टिफिकेट नहीं जो इन सेक्शनों में होगा। ये वो सर्टिफिकेट है जो सर्टिफिकेट मीन्स सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 222 रेड विद द सेकेंड शेड्यूल। और उसके बाद डेफिनेशंस में है डिफॉल्टर की डेफिनेशन है। डिफॉल्टर का मतलब है मीन्स द एसएससी। डिफॉल्टर का मतलब है वो एसएससी जो कि सर्टिफिकेट में मेंशन्ड है। एक बार ने एसएससी का मेंशन कर दिया सर्टिफिकेट में, इसका मतलब वो एक डिफॉल्टर है, क्योंकि जिसने अपना टैक्स नहीं दिया उसी के संबंध में ये सर्टिफिकेट ड्रॉप होगा। एग्जीक्यूशन वर्ड का क्या मतलब है? एग्जीक्यूशन इन रिलेशन टू अ सर्टिफिकेट मींस रिकवरी ऑफ एरियर्स इन परसुएंस ऑफ द सर्टिफिकेट। किसी सर्टिफिकेट को एग्जीक्यूट कर देना, यानी कि टैक्स के एरियर्स को रिकवर कर लेना उस सर्टिफिकेट के परसुएंस में। तो जब हम कहते हैं द सर्टिफिकेट वाज एग्जीक्यूटेड, इसका मतलब है कि जो टैक्स के एरियर सर्टिफिकेट में लिखे थे उसके परसुएंस में टैक्स के एरियर को कलेक्ट कर लिया गया, रिकवर कर लिया गया। और उसके बाद मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है। मूवेबल प्रॉपर्टी में जो ग्रो कर रहे हैं क्रॉप्स वो भी शामिल होंगे। मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स द ग्रोइंग क्रॉप्स। और ऑफिसर का मतलब है ए पर्सन हु इज ऑथराइज्ड टू मेक एन अटैचमेंट और सेल अंडर दिस शेड्यूल। ऑफिसर इज अ पर्सन जिसको ये अथॉरिटी है, जिसको ऑथराइज किया गया रहा है कि वो या तो अटैचमेंट या सेल कर सकता है इस शेड्यूल के अंतर्गत।
रूल का मतलब है वो रूल जो कि इस शेड्यूल में समाहित हैं, कंटेन्ड इन दिस शेड्यूल। और शेयर इन ए कॉरपोरेशन का मतलब है कोई स्टॉक, डिबेंचर स्टॉक या डिबेंचर्स या बॉन्ड्स जो भी कॉरपोरेशन में हो। तो इसके बाद आते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 कहता है, शेड्यूल का रूल 2 कहा जाएगा ये, या प्रोविजन 2 जो भी कह सकते हैं। When a certificate has been drawn up by the TRO for the recovery of arrears under this schedule, the TRO shall cause to be served upon the defaulter a notice requiring the defaulter to pay the amount specified in the certificate within 15 days from the date of service of the notice, and intimating that in default steps would be taken to realize the amount under this schedule. एसएससी को बताना ज़रूरी है कि आपका सर्टिफिकेट ड्रॉ हो गया है और अब हम वो अमाउंट आपसे सेकंड शेड्यूल के अंतर्गत रिकवर करेंगे। और इस संबंध में मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि एओ के पास सेकंड शेड्यूल में काम करने के कोई पावर्स नहीं है। असेसिंग ऑफिसर हैज नो पावर्स टू यूज द सेकंड शेड्यूल, ओनली द टीआरओ हैज दिस पावर। तो अगर रिकवरी अदर मोड्स जो 226 में मेंशन्ड है उस तरह से अगर रिकवरी नहीं हो पा रही है तो इवन द असेसिंग ऑफिसर शुड रेकमेंड टू द टीआरओ कि इस केस में आप ड्रॉप करिए सर्टिफिकेट। टीआरओ खुद भी ड्रॉ कर सकता है और असेसिंग ऑफिसर के रिकमेंडेशन पर भी वो सर्टिफिकेट को ड्रॉ कर सकता है। जब भी सर्टिफिकेट को ड्रॉप कर दिया गया है एरियर्स की रिकवरी के लिए इस शेड्यूल के अंतर्गत टैक्स रिकवरी ऑफिसर सर्व करवाएगा, कॉज टू बी सर्व यानी वो कारण बनेगा सर्विस का, यानी सर्व करवाएगा डिफॉल्टर पे। डिफॉल्टर वर्ड ऊपर डिफाइन किया गया है कि वो डिफॉल्टर वो असेसी है जो कि जिसका मेंशन सर्टिफिकेट में किया गया है। तो वो डिफॉल्टर पे एक नोटिस सर्व करवाएगा रिक्वायरिंग द डिफॉल्टर टू पे, और उसमें नोटिस में ये जरूरी किया गया रहा होगा डिफॉल्टर के लिए कि आप इस पेमेंट को करिए जो सर्टिफिकेट पे स्पेसिफाइड है, और ये 15 दिन में करिए। नोटिस की सर्विस के डेट से 15 दिन में इसका पेमेंट करिए, और उसमें ये सूचना दी जाएगी, इंटीमेट किया जाएगा अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है 15 दिन में आप नहीं पे करते हैं, 15 दिन में पे करने में अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो ऐसे कदम उठाए जाएंगे जो कि इस शेड्यूल में उस अमाउंट को रियलाइज करने के लिए इस शेड्यूल में कदम उठाए जाएंगे। ऐसा इंटीमेशन उस नोटिस में उसको दिया जाएगा असेसी को। और 3 में कहा गया है कि नो स्टेप इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए सर्टिफिकेट शैल बी टेकन अनटिल द पीरियड ऑफ 15 डेज हैज इलैप्स्ड, यानी जब तक वो 15 दिन जो हमने दिए थे उसको पेमेंट करने के लिए वो जब तक इलैप्स नहीं हो जाते, यानी वो ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक जो है उस सर्टिफिकेट का एग्जीक्यूशन में कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा। एग्जीक्यूशन नहीं किया जाएगा ये नहीं लिखा है, कोई कदम ही नहीं उठाया जाएगा एग्जीक्यूशन में, यानी रिकवरी ऑफ एरियर्स के लिए कोई कदम उन 15 दिन में नहीं उठाना है। सिंस द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द नोटिस रिक्वायर्ड बाय द प्रीसीडिंग रूल, उस सर्विस के डेट से 15 दिन जब तक इलैप्स नहीं होते हैं तब तक कोई भी कदम सर्टिफिकेट को एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी कि उस एरियर को रिकवर करने के लिए नहीं उठाना है। प्रोवाइडेड दैट इफ द टीआरओ इज सेटिस्फाइड, और इसमें एक शर्त है कि बशर्ते कि यदि टीआरओ संतुष्ट हैं, that the defaulter is likely to conceal, remove or dispose of the whole or any part of such of his movable property as would be liable to attachment, कि बशर्ते कि अगर टैक्स रिकवरी ऑफिसर ये सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं कि डिफॉल्टर की संभावना है, डिफॉल्टर की लाइकली टू मतलब संभावना है कि वो छुपा लेगा, हटा देगा या इधर उधर कर देगा, डिस्पोज ऑफ कर देगा होल और एनी पार्ट ऑफ सच ऑफ हिज मूवेबल प्रॉपर्टी, अपने मूवेबल प्रॉपर्टी यानी पूरी तरह से या उसका एक पार्ट को वो डिस्पोज ऑफ, रिमूव या कंसील कर लेगा। अगर ये संभावना से संतुष्टि है टीआरओ की, as would be liable to attachment,
जो इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैचमेंट के लिए लायबल होगी इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री ऑफ ए सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट के डिग्री के एग्जीक्यूशन में वो लायबल होगी, एंड दैट द रियलाइजेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ द सर्टिफिकेट वुड इन कॉन्सिक्वेंस बी डिलेड, और इसलिए जो रियलाइजेशन है सर्टिफिकेट के अमाउंट का वो उसके परिणामतः डिले हो जाएगा या उसमें बाधा उत्पन्न हो जाएगी, और ऑब्स्ट्रक्टेड, या तो वो देरी हो जाएगी उसमें या फिर उसको बाधा उत्पन्न हो जाएगी। ही में एट एनी टाइम डायरेक्ट फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, वो रीजंस रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद वो डायरेक्ट करेंगे कि उस प्रॉपर्टी का पूरा पार्ट या एक पार्ट अटैच कर लिया जाए। वो डायरेक्ट एन अटैचमेंट, यू वुड डायरेक्ट एन अटैचमेंट, वो ये डायरेक्शन करेंगे कि वो जो प्रॉपर्टी है, वो जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो अटैच की जा रही है। और ये कैसी कंडीशन में करेंगे वो, इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए कि जब टीआरओ इस बात से सेटिस्फाइड होंगे कि जो डिफॉल्टर है वो लाइकली है, संभावना है कि वो कंसील, रिमूव या डिस्पोज कर देगा मूवेबल प्रॉपर्टी को, एज वुड बी लायबल टू अटैचमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिग्री ऑफ ए सिविल कोर्ट, जो कि लायबल टू अटैचमेंट होगी किसी भी सिविल कोर्ट के डिग्री के एग्जीक्यूशन में। क्या होता है कि कुछ ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी होती हैं जो सिविल कोर्ट के डिक्री या सिविल कोर्ट के ऑर्डर के एग्जीक्यूशन में लायबल टू अटैचमेंट होती हैं। तो जो भी ऐसी प्रॉपर्टियां होती हैं जो कोई सिविल कोर्ट जिसको अटैच कर सकता है अपने डिक्री के एग्जीक्यूशन में, उस तरह की अगर कोई भी प्रॉपर्टी असेसी के पास है और टीआरओ सेटिस्फाइड है कि उस मूवेबल प्रॉपर्टी को कंसील, रिमूव या डिस्पोज कर देंगे, और उसके वजह से जो सर्टिफिकेट के अमाउंट का जो रियलाइजेशन है उसके परिणाम था वो डिले हो जाएगा या उस पर बाधा उत्पन्न हो जाएगी, तो वो किसी भी वक्त जब ये सेटिस्फैक्शन हो जाता है तो वो डायरेक्शन देंगे, वो डायरेक्ट करेंगे अटैचमेंट का उस प्रॉपर्टी के या उस प्रॉपर्टी के एक पार्ट का, और डायरेक्शन देने से पहले उसके रीजंस वो रिकॉर्ड करेंगे, ये जरूरी है। और बशर्ते फर्दर दैट इफ द डिफॉल्टर whose property has been so attached, provided further that if the defaulter whose property has been so attached furnishes security to satisfaction of the TRO, जिस डिफॉल्टर की प्रॉपर्टी इस प्रकार से अटैच कर ली गई है, अटैच करने के बाद की बात होगी कि अगर वो डिफॉल्टर की जिसकी प्रॉपर्टी इस प्रकार से अटैच कर ली गई है वो सिक्योरिटी फर्निश कर देता है टीआरओ के सेटिस्फैक्शन पर, यानी इतनी पर्याप्त सिक्योरिटी फर्निश कर देता है जिससे टीआरओ सेटिस्फाई हो जाए, such attachment shall be cancelled from the date on which such security is accepted by the TRO, और उस सिक्योरिटी को जब टीआरओ एक्सेप्ट या स्वीकृत कर लेते हैं तो वो जो अटैचमेंट है उनको कैंसिल करना पड़ेगा, शैल बी कैंसिल। असेसी कहता है ये सिक्योरिटी है, आपने अटैच तो कर लिया मेरा मूवेबल प्रॉपर्टी, इसकी जगह मैं सिक्योरिटी के रूप में ये चीज़ दे रहा हूँ। अगर वो सिक्योरिटी एक्सेप्ट कर लेता टीआरओ तो जो अटैचमेंट किया गया था मूवेबल प्रॉपर्टी का, उस अटैचमेंट को उनको रद्द करना होगा। कौन सी तारीख से? उस तारीख से जब उन्होंने इसको स्वीकृत किया, यानी एक सिक्योरिटी को स्वीकृत करने का ऑर्डर टीआरओ को यहाँ पे करना होगा, जिसमें वो कहेंगे कि हमने ये जो सिक्योरिटी ऑफर की गई है इसको स्वीकार कर लिया, और साथ साथ ही उसी तारीख से, जिस तारीख से वो सिक्योरिटी स्वीकार करते हैं, उस तारीख से उसमें ये लिखेंगे उसी ऑर्डर में कि स्वीकार करके हम कैंसिल कर रहे हैं अपने अटैचमेंट। उसके बाद रूल 4 है मोड ऑफ रिकवरी। तो मोड ऑफ रिकवरी जो सेक्शन 222 में बताए गए थे कि इन मोड से, इनमें से एक मोड से या ज़्यादा मोड से, इन तरीकों से टैक्स रिकवर टीआरओ कर सकते हैं। If the amount mentioned in the notice is not paid within the time specified therein, जो नोटिस दिया गया कि 15 दिन में दे दीजिए, अगर वो राशि उस दिन के विदिन, उस समय के विदिन जो स्पेसिफाई किया गया था उस नोटिस में, देयरिन मतलब उसमें, और विदिन सच फर्दर टाइम, या उतने फर्दर टाइम में भी जो कि टैक्स रिकवरी ऑफिसर ग्रांट करें,
इन हिज डिस्क्रिप्शन। टैक्स रिकवरी ऑफिसर के पास एक डिस्क्रिप्शन है कि 15 दिन में नहीं दिया, चलो 5 दिन और आपको दे देते हैं, या 10 दिन आपको दे देते हैं, चलो। और अब उनके पास, टीआरओ के पास डिस्क्रिप्शन है। अगर उनको लगता है कि पेमेंट हो रहा है और एसएससी तैयार है पेमेंट करने के लिए, केवल समय की बात है, तब वो उनको अटैच करने का कोई मतलब नहीं है, टाइम एक्सटेंड कर देंगे और एक्सटेंडेड टाइम में एसएससी पेमेंट कर देगा। मान लिया एसएससी मांग रहा है कि मुझे टाइम एक्सटेंड कर दीजिए, तो टीआरओ को डिस्क्रिप्शन है कि वो फर्दर टाइम दे सकते हैं, जो वो ग्रांट कर सकते हैं अपने डिस्क्रिप्शन में, यानी अपने फ्रीली, अपने दिमाग से, अपने थिंकिंग से, या तो एसएससी के रिक्वेस्ट पे या खुद भी वो टाइम दे सकते हैं। और जब वो टाइम देते हैं तो, और उस टाइम के तहत अगर एसएससी पेमेंट नहीं करता, तो टीआरओ शैल प्रोसीड टू रियलाइज द अमाउंट। टीआरओ प्रोसीड करेंगे अमाउंट को रियलाइज करने के लिए बाय वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मोड्स। निम्नलिखित मोड्स में से एक या उससे ज़्यादा मोड से वो उसको अमाउंट को रियलाइज करने के लिए कार्रवाई करेंगे। और वो ये चारों वही लिखे हैं जो हमने 222 में भी देखे हैं कि या तो उसकी अचल संपत्ति को अटैच या सेल कर सकते हैं, या अचल संपत्ति को अटैच या सेल कर सकते हैं, और डिफॉल्टर को का अरेस्ट कर सकते हैं, या उसको प्रिजन में डिटेन, और उसको प्रिजन में डिटेन कर सकते हैं अरेस्ट करके, और वो एक रिसीवर भी अपॉइंट कर सकते हैं डिफॉल्टर की मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए। नाउ इंटरेस्ट, कॉस्ट एंड चार्जेस रिकवरेबल। रूल 5 कहता है दे शैल बी रिकवरेबल इन द प्रोसीडिंग्स इन एग्जीक्यूशन ऑफ एवरी सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट के एग्जीक्यूट करने में जो प्रोसीडिंग चलती हैं उसमें क्या क्या रिकवर किया जाएगा। पहली बात, इंटरेस्ट अपॉन द अमाउंट ऑफ टैक्स और पेनल्टी। जो भी टैक्स या पेनल्टी है जो लगाई गई है उस पर जो इंटरेस्ट है, या कोई दूसरी राशि जिससे सर्टिफिकेट रिलेट करता है, जिससे सर्टिफिकेट संबंधित है, जो पेबल है 222 के तहत, यानी 222 का जो के अंतर्गत जो इंटरेस्ट है वो भी इसमें शामिल है। एंड ऑल चार्जेस इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्विस ऑफ नोटिस। उसके अलावा जो भी खर्चे इनकर करते हैं टीआरओ नोटिस को सर्व करने में, एरियर्स को पे करने के लिए जो नोटिस सर्व होता है, और जो भी वारंट सर्व करने के लिए, या कोई दूसरी प्रक्रियाओं को सर्विस करने में जो भी खर्चा आता है, चार्जेस आते हैं, या जो भी खर्चे आते हैं और दूसरी कोई प्रोसीडिंग करने में जो कि दी गई थी एरियर्स को रियलाइज करने के लिए, एरियर्स को रियलाइज करने के लिए जो भी प्रोसीडिंग और भी अगर कोई ली गई थी नोटिस को सर्व करने के अलावा, उनमें भी जो खर्चा आ रहा है वो खर्चा भी वो रिकवर किया जा सकता है सर्टिफिकेट के एग्जीक्यूशन में। अब चार में जो 4 मोड्स लिखे हुए हैं वो कैसे अप्लाई होंगे ये आगे आएगा। ये बात क्लियर कर दी गई कि इंटरेस्ट, कॉस्ट और चार्जेस ये भी उस सर्टिफिकेट के एग्जीक्यूशन में रिकवरेबल है। उसके बाद परचेजर का जो टाइटल है उसके बारे में कहा जा रहा है 6(1) में कि वेयर प्रॉपर्टी इज सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए सर्टिफिकेट। जहां पर किसी सर्टिफिकेट के एग्जीक्यूशन में प्रॉपर्टी बेची जाती है, दे शैल वेस्ट इन द परचेजर मेयरली द राइट, टाइटल एंड इंटरेस्ट ऑफ द डिफॉल्टर ऑफ द टाइम ऑफ सेल। तो परचेजर में वेस्ट कर जाएगा। परचेजर में क्या वेस्ट करेगा? जब प्रॉपर्टी बेची जाती है तो परचेजर में वेस्ट करेगा मतलब उसमें उसमें उसको अख्तियार हो जाएगा राइट, टाइटल और इंटरेस्ट ऑफ द डिफॉल्टर। डिफॉल्टर का जो भी राइट, टाइटल या इंटरेस्ट था उस प्रॉपर्टी में वो वेस्ट हो जाएगा सेल के समय पे जो था, इवन दो द प्रॉपर्टी इटसेल्फ बी स्पेसिफाइड। भले ही जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी इटसेल्फ अगर स्पेसिफाई कर दी गई है, तो प्रॉपर्टी भले ही उसमें स्पेसिफाई कर दी गई है, लेकिन डिफॉल्टर का जो भी राइट है वही वेस्ट होगा। ये बात क्लियर करी जा रही। मान लीजिए डिफॉल्टर का राइट ही नहीं था किसी प्रॉपर्टी में, तो वो वेस्ट भी नहीं होगा।
और 6(2) में कहा जा रहा है कि वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ सर्टिफिकेट। 6(1) तो किसी भी प्रॉपर्टी के लिए है, 6(2) में केवल अचल संपत्ति के लिए है। इस 6(2) में लिखा यहाँ पर भी इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची जाती है किसी सर्टिफिकेट के एग्जीक्यूशन में, एंड सच सेल हैज बिकम एब्सोल्यूट, और ऐसा सेल एब्सोल्यूट हो गया है, तो जो परचेजर का राइट, टाइटल और इंटरेस्ट है वो मान लिया जाएगा कि वो वेस्ट हो गया है इन हिम फ्रॉम द टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी इज सोल्ड, उस टाइम से वेस्ट हो गया जब प्रॉपर्टी बेची गई है, एंड नॉट फ्रॉम द टाइम व्हेन द सेल बिकम्स एब्सोल्यूट, और उस टाइम से नहीं जब सेल संपूर्ण हो जाती है। मान लीजिए कि प्रॉपर्टी बेच दी गई, तो जब से प्रॉपर्टी बेची गई तब से राइट, टाइटल, इंटरेस्ट जो है तब से वो राइट, टाइटल, इंटरेस्ट वेस्ट हो जाएगा परचेजर में, और इस बात का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी राइट, टाइटल, इंटरेस्ट को वेस्ट करने के लिए कि सेल कब एब्सोल्यूट हुई। जैसे मान लीजिए कि रजिस्ट्री अगर नहीं हुई और रजिस्ट्री करने पे सेल एब्सोल्यूट होती, लेकिन उसके पहले सेल तो कर दिया गया, एब्सोल्यूट नहीं हुआ है सेल, सेल कर दिया गया, एब्सोल्यूट नहीं हुआ है, लेकिन अगर सेल कर दिया गया है तो भी राइट, टाइटल, इंटरेस्ट जो है वो परचेजर को वेस्ट हो जाएगा। तो यहां पे दो बातें की जा रही हैं। एक तो अगर परचेजर के पास राइट, टाइटल, इंटरेस्ट, अगर डिफॉल्टर के पास राइट, टाइटल, इंटरेस्ट था ही नहीं, तो प्रॉपर्टी बेचने पर भी वो राइट, टाइटल, इंटरेस्ट वेस्ट नहीं होगा, भले ही प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई कर दिया गया ये प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, क्योंकि कई बार गलती भी हो सकती है कि भाई उसके पास राइट, टाइटल, इंटरेस्ट हो ही ना, डिफॉल्टर के पास उस प्रॉपर्टी जो आपने बेच दी, तो जब उसके पास नहीं था राइट, टाइटल, इंटरेस्ट, तो जो है परचेजर के पास भी नहीं जा सकता है, और उस तारीख से जाएगा जिस तारीख में ये सेल होती है, और एब्सोल्यूट भले ना हुई उससे। ये 6(2) में लिखा हुआ। अब 7 पे आते हैं। 7 में कहा जा रहा है नो सूट शैल बी मेंटेन्ड अगेंस्ट एनी पर्सन क्लेमिंग टाइटल अंडर अ परचेज सर्टिफाइड बाय द TRO in the manner laid down in this schedule, on the ground that the purchase was made on behalf of the plaintiff or on behalf of someone through whom the plaintiff claims. प्लेंटिफ वो होता है जो कंप्लेन कर रहा है, जो प्लेंट लेके आ रहा है। तो 7(1) में ये बात कही जा रही है कि TRO अगर सर्टिफाई कर देते हैं किसी परचेज को, जैसा कि इस शेड्यूल में लेट डाउन है, उस मैनर में अगर सर्टिफाई कर देते हैं, तो किसी परचेज को सर्टिफाई कर देते हैं, तो उस परचेज के संबंध में कोई भी सूट यानी जो सिविल कोर्ट में जो सूट लेके जाते हैं लोग, जो भी केस फाइल करते हैं, कोई भी सूट मेंटेन नहीं होगा किसी पर्सन के खिलाफ जो क्लेम कर रहा है टाइटल को उस परचेज के, सर्टिफाइड परचेज के आधार पर। यानी TRO ने एक सेल किया और उसको, उस सेल को उन्होंने सर्टिफाई कर दिया। जब सर्टिफाई कर दिया तो उसके आधार पे एक आदमी जिसने परचेज किया वो टाइटल क्लेम कर रहा है। तो जब वो टाइटल क्लेम कर रहा है उस प्रॉपर्टी पे, तो कोई भी पर्सन दूसरा ये आके कंप्लेन, सूट नहीं फाइल कर सकता है किसी भी सिविल कोर्ट में, इस आधार पे ऑन द ग्राउंड कि जो परचेज था, जो परचेज की गई थी, वो इस कंप्लेंट करने वाले के बिहाफ पे की गई थी, या किसी और के बिहाफ पे की गई, या किसी और के बिहाफ पे की गई थी जिसके थ्रू ये प्लेंटिफ जो है वो दावा कर रहा है। अगर मान लो कोई आदमी है जिसने एक आदमी को खड़ा कर दिया और उसने कहा कि तुम मेरे बिहाफ पे प्रॉपर्टी को परचेज कर लो, अब उसने जाके परचेज कर ली, बाद में दोनों में आपस में झगड़ा हो गया और उसने कहा प्रॉपर्टी तो मेरी है, अब तुम क्यों बीच में आ रहे हो। तो वो जो पर्सन है जिसके बिहाफ पे वो प्रॉपर्टी परचेज की गई थी, भले ही उनके आपस में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रहा हो,
लेकिन एक बार टीआरओ ने सर्टिफाई कर दिया कि परचेज इनकी है, तो वो ओरिजिनल पर्सन आके क्लेम नहीं कर सकता है कि ये मेरी है, क्योंकि अगर उसको करना था तो वो पहले ही सामने आता, पीछे छुप के करने की जरूरत नहीं थी उसको। और 7(2) में कहा जा रहा है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बार अ सूट टू ऑब्टेन अ डिक्लेरेशन that the name of any purchaser certified as aforesaid was inserted in the certificate fraudulently or without the consent of the real purchaser, or interfere with the right of a third person to proceed against that property, though ostensibly sold to the certified purchaser, on the ground that it is liable to satisfy a claim of such third person against the real owner. अब इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेक्शन में कोई भी सूट बार इस बात का नहीं होता, क्योंकि 7(1) में तो हमने कहा कि कोई आदमी सूट फाइल नहीं करेगा। 7(2) में एक तरह का प्रोवाइजो दिया जा रहा है कि हाँ, इस कंडीशन में सूट फाइल हो सकता है। तो नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बार अ सूट टू ऑब्टेन डिक्लेरेशन, अगर ऐसा सूट कोई फाइल किया जाता है जिसमें कि ये डिक्लेरेशन मांगी जा रही है या ये डिक्लेरेशन प्राप्त करी जा रही है कि जो इस पर्सन को सर्टिफाई किया गया था टीआरओ के द्वारा, that the name of any purchaser who was certified as aforesaid was inserted in the certificate fraudulently. वो ये कहता है जाके कि उस आदमी का नाम जिसको सर्टिफिकेट में टीआरओ ने सर्टिफाई किया है, उसका नाम फ्रॉडुलेंटली डाला गया सर्टिफिकेट में, या रियल परचेजर के कंसेंट के बिना डाल दिया गया है, तो ऐसा सूट फाइल किया जा सकता है। और कैसा सूट फाइल किया जा सकता है कि और इंटरफेयर विद द राइट ऑफ अ थर्ड पर्सन टू प्रोसीड अगेंस्ट दैट प्रॉपर्टी, कोई भी थर्ड पर्सन उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट प्रोसीड कर लेगा और उसके राइट में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, दो ऑस्टेंसिबली सोल्ड टू द सर्टिफाइड परचेजर, जिसको कि दिखावे के तो सर्टिफाइड परचेजर को बेचा गया था, इस ग्राउंड पर that it is liable to satisfy a claim of such third person against the real owner, कि वो जो प्रॉपर्टी थी हालांकि दिखावे के लिए वो सर्टिफाइड परचेजर को बेची गई है, लेकिन एक थर्ड पर्सन का एक क्लेम था रियल ओनर के खिलाफ, और वो प्रॉपर्टी से वो क्लेम सेटिस्फाई होना था। यानी एक थर्ड पर्सन था, he had a claim on that property, he had a claim on the real owner of the property, और वो क्लेम जो है उस प्रॉपर्टी से सेटिस्फाई होना था, और वो प्रॉपर्टी जो है वो बेच दी गई है सर्टिफाइड परचेजर को। तो ऑस्टेंसिबली यानी दिखावे के लिए तो सर्टिफाइड परचेजर को बेची गई है, लेकिन मेन पर्पस क्या है उसका कि रियल ओनर के ऊपर किसी थर्ड पर्सन का क्लेम था, उससे बचने के लिए उस प्रॉपर्टी को टीआरओ के थ्रू बिकवा दिया गया और दिखावा ये किया गया कि ये प्रॉपर्टी अब तो सर्टिफाइड परचेजर के पास है, तो टीआरओ ने उसको सर्टिफाई कर रखा है। तो या तो टीआरओ ने जब सर्टिफिकेट ड्रॉ किया उसमें जिसका नाम डाला या तो फ्रॉडुलेंटली डाला हुआ है, या फिर जिसको भी प्रॉपर्टी टीआरओ ने बेची है वो उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट एक थर्ड पर्सन का क्लेम था, और वो व्यक्ति अपना क्लेम जाके सिविल कोर्ट से मांग सकता है कि ये देखिए मेरा क्लेम था इस प्रॉपर्टी पे, इस रियल ओनर के ऊपर, और रियल ओनर ने क्या किया, उससे बचने के लिए अपनी प्रॉपर्टी को टीआरओ को दे दिया और टीआरओ से जो है उसने बिकवा दिया, तो मैं इसको कैंसिल किया जाए इस सेल को। तो वो सूट फाइल कर सकता है उस केस में, जो थर्ड पर्सन है इस प्रकार का सूट फाइल कर सकता है। एक और पर्सन जो कि ये क्लेम कर रहा है कि सर्टिफिकेट में फ्रॉडुलेंटली किसी का नाम डाला गया, वो भी अपना सूट फाइल कर सकता है। बस इसके अलावा कोई सूट नहीं फाइल हो सकता है, ये कहते हुए कि जो परचेज सर्टिफाई कर दी गई टीआरओ के द्वारा वो किसी और के बिहाफ पे की गई थी, ये कहते हुए कोई सूट फाइल नहीं किया जा सकता। तो ये हुआ सेक्शन रूल 7। इसके बाद है रूल 8,
disposal of proceeds of execution. 8.1. Whenever assets are realized by sale or otherwise in execution of a certificate, the proceeds shall be disposed of in the following manner. जब भी कोई सर्टिफिकेट के एग्जीक्यूशन में कोई सेल किया जाता है या अदरवाइज कोई स्टेप लिया जाता है सर्टिफिकेट के एग्जीक्यूशन में और उससे कोई एसेट्स रियलाइज होते हैं, या तो सेल से या अदरवाइज किसी भी सर्टिफिकेट के एग्जीक्यूशन के तरीके से अगर एसेट्स रियलाइज हो जाते हैं, तो जो प्रोसीड्स हैं उनको इस प्रकार से डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, निम्नलिखित मैनर में डिस्पोज ऑफ किया जाएगा. नेमली ए, they shall first be adjusted towards the amount due under the certificate. सबसे पहले तो उनको अमाउंट ड्यू के अगेंस्ट एडजस्ट किया जाएगा जो सर्टिफिकेट में लिखा था, इन एग्जीक्यूशन ऑफ विच द एसेट्स वर रियलाइज्ड, और जिस सर्टिफिकेट के एग्जीक्यूशन में वो एसेट्स रियलाइज हुए थे, और उसके अलावा जो कॉस्ट इनकर की गई थी उस एग्जीक्यूशन के कोर्स में, उस एग्जीक्यूशन के रास्ते में जो भी कॉस्ट इनकर की गई थी वो भी रियलाइज की जाएंगी. उसके बाद क्या होगा, इफ देयर रिमेन्स अ बैलेंस, अगर कोई बैलेंस बचता है, आफ्टर द एडजस्टमेंट रेफर्ड टू इन क्लॉज ए में जो एडजस्टमेंट किया गया उसको करने के बाद अगर कोई राशि बैलेंस बचता है, तो सेम शैल बी यूटिलाइज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ एनी अदर अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम द एसएससी. उसका रियलाइजेशन किसी और अमाउंट पे के लिए किया जा सकता है जो एसएससी से रिकवरेबल है अंडर दिस एक्ट, विच मे बी ड्यू ऑन द डेट ऑन विच द एसेट्स वर रियलाइज्ड, जो कि डिमांड ड्यू हो गई थी लेकिन हो सकता है सर्टिफिकेट अभी ड्रॉ नहीं हुआ. तो कुछ टीआरओ तो जो है, टीआरओ के पास पावर है 226 में काम करने के भी और साथ में सेकंड शेड्यूल में भी काम करने की. टीआरओ हैज अ कंप्लीट पावर और द अथॉरिटी. जो अदर मोड्स हैं 226 में जो डिफाइंड है उस तरह से भी वो ले सकता है टैक्स को, और जो सेकंड शेड्यूल में डिफाइंड है उस तरह से भी टैक्स ले सकता है. तो सबसे पहले तो जो सर्टिफिकेट में अमाउंट मेंशन थी उसमें एडजस्ट किया, उसके बाद कॉस्ट जो हुए उसको लेने के लिए उसमें एडजस्ट किया. जब ये हो गया फिर कोई अगर बैलेंस बचा तो अगर और कोई टैक्स अमाउंट ड्यू है तो उससे भी एडजस्ट किया जा सकता है. लेकिन उसके पहले जो पहले अमाउंट को रिकवर करने के लिए कॉस्ट थी वो पहले एडजस्ट करनी पड़ेगी. और कोई टैक्स जो ड्यू था उस डेट पर जब एसेट्स रियलाइज किए गए तो वो टैक्स के अगेंस्ट भी उन एसेट्स को एडजस्ट किया जा सकता है. एंड अगर कोई फिर भी बैलेंस बच जाता है तो वो डिफॉल्टर को पे कर दिया जाएगा. यहां पर एक बात ये आ रही है कि जिस डेट में एसेट रियलाइज किए गए उस डेट में अगर डिमांड कोई ड्यू नहीं थी, लेकिन उस डेट के बाद अगर कोई ड्यू होती है डिमांड, उसके अगेंस्ट ये एसेट जो है नहीं एडजस्ट किया जा सकता. इफ द डिफॉल्टर डिस्प्यूट्स एनी एडजस्टमेंट, द टीआरओ शैल डिटरमिन द डिस्प्यूट. अगर डिफॉल्टर विवाद करता है ये जो एडजस्टमेंट किया सही नहीं है 1B में यानी कि किसी और टैक्स के अगेंस्ट एडजस्ट किया गया है, तो उसको डिस्प्यूट अगर कर देता है तो टीआरओ उस डिस्प्यूट को डिटरमिन करेंगे, उसको तय करेंगे, उस पर डिसीजन देंगे कि ये सही है कि नहीं है कि उसको किसी और टैक्स के लिए उसको एडजस्ट किया जाए. मान लीजिए कि वो कहता है कि वो तो स्टे कर दिए डिमांड, उसमें आप एडजस्ट मत करिए, या कोई और अपनी प्ली रखता है कि वो तो डिमांड फर्जी है या कुछ भी अपनी प्ली रखता है, टीआरओ उसको डिस्प्यूट को डिटरमिन करेंगे. जनरल बार टू जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स सेव व्हेन फ्रॉड एलिजिबल. 9 में कहा जा रहा है, एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, एवरी क्वेश्चन व्हिच इज अराइजिंग बिटवीन द टीआरओ एंड द डिफॉल्टर or their representatives relating to the execution, discharge or satisfaction of a certificate, or relating to the confirmation or setting aside by an order under this act of a sale held in execution of such certificate shall be determined not by the suit but by order of the TRO before whom such question arises, provided that a suit may be brought in a civil court in respect of any such question upon the ground of fraud. तो सिविल कोर्ट्स को के जुरिस्डिक्शन को बाहर रखने के लिए यहाँ पे कहा गया कि
जहाँ पर भी एक्ट में कुछ और प्रोवाइडेड है उसको छोड़ते हुए, यानी अगर एक्ट में कहीं और कुछ प्रोवाइडेड है वो तो माना जाएगा। लेकिन जब भी एक क्वेश्चन अराइज करता है टीआरओ और डिफॉल्टर के बीच में, या टीआरओ और डिफॉल्टर के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में, सर्टिफिकेट के एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज या सेटिस्फैक्शन के बारे में अगर कोई सवाल अराइज होता है, या कोई सवाल है जो कि रिलेट करता है किसी ऑर्डर के कंफर्म होने के बारे में या सेटिस्फाइड होने के बारे में, जो इस एक्ट के तहत किया गया, जो सेल का ऑर्डर है, जो सर्टिफिकेट के एग्जीक्यूशन में जो सेल का ऑर्डर किया गया, उसके कंफर्मेशन या उसके सेटिस्फाइड के बारे में अगर कोई भी सवाल उठता है, या वो सवाल सर्टिफिकेट के एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज या सेटिस्फैक्शन के विषय में उठता है, तो उस सवाल को किसी सूट में जाके डिटरमिन वो नहीं होगा, बल्कि वो टीआरओ के ऑर्डर के द्वारा डिटरमिन होगा, जिसके समक्ष, बिफोर हुम, वो क्वेश्चन अराइज करता है। लेकिन हाँ, अगर फ्रॉड के ग्राउंड लिया जाता है तो फ्रॉड के ग्राउंड पर जो सूट है वो सिविल कोर्ट में लाया जा सकता है, एक्सेप्ट फ्रॉड, जो बाकी किसी ग्राउंड पर सिविल कोर्ट्स बीच में नहीं आएंगे। फ्रॉड के केस में सिविल कोर्ट बीच में डेफिनेटली आएंगे, लेकिन किसी और केस में सिविल कोर्ट्स बीच में नहीं आएंगे। और अगर कोई भी विवाद खड़ा होता है टैक्स रिकवरी ऑफिसर और डिफॉल्टर के बीच में, उसको टैक्स रिकवरी ऑफिसर तय करे। ऑफकोर्स वो आदमी अपील में भी जा सकता है, लेकिन सिविल कोर्ट का रास्ता उसके लिए ओपन नहीं है जब तक कि फ्रॉड की बात का ग्राउंड नहीं लिया जा रहा। 10 में कहा जा रहा है कि ऑल सच प्रॉपर्टी एज इज बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द अटैचमेंट एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री ऑफ सिविल कोड शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम अटैचमेंट एंड सेल अंडर दिस शेड्यूल। कोई भी अगर ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको कि अटैच नहीं किया जा सकता सिविल कोर्ट के द्वारा भी अपने डिग्री के एग्जीक्यूशन में, जिसको अटैचमेंट या सेल नहीं किया जा सकता, उस प्रॉपर्टी का अटैचमेंट या सेल टीआरओ भी नहीं कर सकते। And the TRO's decision as to what property is so entitled to exemption shall be included. TRO का जो निर्णय है कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो एंटाइटल्ड है इस एग्जाम्शन के अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, टीआरओ का निर्णय इस बारे में फाइनल होगा, कंक्लूसिव होगा। कंक्लूसिव होगा का मतलब है कि टीआरओ जो निर्णय ले लें इस विषय में कि कोई प्रॉपर्टी ऐसी है क्या, उससे कंक्लूड हो जाएगा, यानी उस पर कोई अपील वगैरह नहीं की जा सकती है कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी मान ली बेच दी जाए। एसएससी का व्यू है कि इसको सिविल कोर्ट के पास भी पावर नहीं था, लेकिन अगर टीआरओ ने डिसीजन दे दिया उसको, टीआरओ डिसीजन इज फाइनल कि क्या सिविल कोर्ट को भी ये पावर था कि उस तरह की प्रॉपर्टी को वो अटैच या सेल कर सकते थे अपने डिग्री के एग्जीक्यूशन। टीआरओ का डिसीजन कंक्लूसिव होगा इस विषय। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन बाय टीआरओ। जब हम कहते हैं टीआरओ का डिसीजन कंक्लूसिव होगा, इसका मतलब यहाँ पे एसएससी इस पॉइंट पे अपील पे नहीं जा सकता कि टीआरओ ने जो डिसीजन दे दिया है वो गलत है। हालांकि जस्टिस को बचाने के लिए हमेशा हायर कोर्ट्स पिक्चर में आ सकते हैं, ये बात हमेशा हमको नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। तो जैसे प्रावधान है 482 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के, या 226 है प्रावधान। इन प्रावधानों में रिट जुरिस्डिक्शन 226 में लिया जाता है, 482 में कोई भी डिसीजन लिया सकता है प्रोसेस ऑफ लॉ को अब्यूज ना हो उसको बचाने के लिए। और ये दोनों सेक्शंस का इस्तेमाल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करते हैं, तो डेफिनेटली उस सेंस में तो इसको चैलेंज किया ही जा सकता है, लेकिन फिर भी उसके अलावा ये कंफ्यूज है, यानी अपील फाइल नहीं की जा सकती इस पॉइंट। इन्वेस्टिगेशन बाय टीआरओ 11(1) में कहा जा रहा है कि वेयर एनी क्लेम इज प्रेफर्ड टू और एनी ऑब्जेक्शन इज मेड टू द अटैचमेंट और सेल ऑफ एनी प्रॉपर्टी इन एग्जीक्यूशन ऑफ द सर्टिफिकेट। जब भी कोई प्रॉपर्टी का सेल होता है या अटैचमेंट होता है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन होता है या कोई क्लेम प्रेफर की जा रही है ऑन द ग्राउंड दैट सच प्रॉपर्टी इज नॉट लायबल टू सच अटैचमेंट और सेल, तो टीआरओ शैल प्रोसीड टू इन्वेस्टिगेट द क्लेम और ऑब्जेक्शन। टीआरओ प्रोसीड करेंगे कि उस क्लेम को या उस ऑब्जेक्शन को इन्वेस्टिगेट करें, उसको अन्वेषित करें
और इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो अपना निर्णय ले सकते हैं कि क्या वो ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका अटैचमेंट या सेल उस सर्टिफिकेट के एग्जीक्यूशन में किया जा सकता था कि नहीं किया जा सकता था. Provided that no such investigation shall be made where the TRO considers that the claim or objection was designedly or unnecessarily delayed. बशर्ते ये कि TRO ऐसा कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे जब वो ये समझते हैं, वो ये मानते हैं, कंसिडर करते हैं, या ये कहा जाएगा जब वो ये सोचते हैं, कंसिडर मतलब जब वो ये सोचते हैं कि जो क्लेम या ऑब्जेक्शन था उसको डिज़ाइन किया गया था, खास तौर पे डिज़ाइन करके किया गया है, किसी और मंशा से किसी डिज़ाइन के तहत किया गया है, या बेकार में उसको डिले किया गया है, यानी टाइम से फाइल नहीं किया गया, और टाइम से फाइल ना करने के पीछे कोई वाजिब कारण नहीं था, बेकार में ही उसको डिले किया गया, और या फिर किसी डिज़ाइन के तहत वो ऑब्जेक्शन किया जा रहा है, क्योंकि लोग फर्जी ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं, फर्जी क्लेम भी प्रेफर कर सकते हैं. हर क्लेम को या हर ऑब्जेक्शन को TRO अगर वेरीफाई करने लगे या इन्वेस्टिगेट करने लगे तो फिर उनका समय उसी में व्यतीत हो जाएगा और निरर्थक कार्य में लगना पड़ेगा उनको. तो TRO को ये कंसिडर करना जरूरी है. जब तक ये TRO इस बात को कंसिडर नहीं करते, इस बात पे निर्णय नहीं लेते हैं कि क्या ये डिज़ाइन के तहत था या अननेसेसरी डिलेड नहीं था. अगर वो निर्णय ले लेते हैं कि डिज़ाइन के तहत नहीं था, अननेसेसरी डिलेड नहीं था, तभी उनको इन्वेस्टिगेट करना है, अदरवाइज उसको इन्वेस्टिगेट भी नहीं करना. Or where the property to which the claim or objection applies has been advertised for sale, the TRO ordering the sale may postpone it pending the investigation of the claim or objection upon such terms as to the security or otherwise as the TRO shall deem fit. तो जिस प्रॉपर्टी पे वो जो क्लेम या ऑब्जेक्शन किया जा रहा है, अगर उस प्रॉपर्टी को सेल के लिए एडवर्टाइज कर दिया गया रहा है, यानी जैसे ही TRO ने किसी प्रॉपर्टी को सेल के लिए एडवर्टाइज किया, ऑब्जेक्शन आ गए, क्लेम आ गए, तो ऐसे में जो TRO जो ऑर्डर कर रहे हैं सेल को, वो उसको पोस्टपोन कर सकते हैं जब तक वो इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है. और ये जो पोस्टपोनमेंट है ये ऐसे टर्म्स पे कर सकते हैं, ऐसी शर्तों पे कर सकते हैं जैसे सिक्योरिटी वगैरह, कि ठीक है आपका ये ऑब्जेक्शन है, आप इतनी सिक्योरिटी जमा कर दीजिए. जो TRO जो भी फिट समझते हैं उस तरह की सिक्योरिटी लागू कर सकते हैं, या दूसरे कोई टर्म्स लगा सकते हैं, दूसरी कोई शर्तें लगा सकते हैं कि मैं इसको ठीक है पोस्टपोन कर देता हूं सेल को, लेकिन आप ये सिक्योरिटी जमा करिए या फिर ये कंप्लायंस करिए इतना. टैक्स रिकवरी अफसर के ऊपर है कि वो किस तरह की कंडीशन यहाँ लगाते हैं या कैसे टर्म्स वो लगाते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के पेंडिंग होते होते सेल को पोस्टपोन किया जाए अगर वो सेल एडवर्टाइज कर दी गई रही है. तो ये वो उस केस में जब सेल एडवर्टाइज कर दी गई है और ऑब्जेक्शन आ गया, तो TRO सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड टर्म्स, वो टर्म्स लगा सकते हैं, सिक्योरिटी का टर्म लगा सकते हैं या दूसरा कोई टर्म लगा सकते हैं. टर्म यानी जो शर्त वो लगा सकते हैं, जो भी TRO फिट समझते हैं, और उस शर्त के अंतर्गत वो ये कह सकते हैं कि ये सेल जो है ये मैं पोस्टपोन कर रहा हूँ. उसके बाद 11(3) पे आता है, द क्लेमेंट और द ऑब्जेक्टर मस्ट एड्यूस एविडेंस टू शो. जो भी क्लेम कर रहा है या जो ऑब्जेक्शन कर रहा है वो उसको ये सबूत समक्ष लाना जरूरी है. एड्यूस एविडेंस मतलब सबूत को सामने लाना जरूरी है, ये दिखाने के लिए टू शो दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी में के केस में जब नोटिस सर्व हुआ था, जो कि इशू किया गया था इस शेड्यूल में एरियर्स को पे करने के लिए, कि जिस तारीख में नोटिस सर्व किया गया था इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, उस तारीख में उसका कुछ इंटरेस्ट था या वो पोजेशन में था उस प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन, वो इस बात का सबूत पेश करेगा कि मैं इस प्रॉपर्टी के पोजेशन में हूं जब नोटिस सर्व किया गया है. जो भी नोटिस इशू किया गया था
वो जब सर्व किया गया उस तारीख को, आई वॉज इन पोजेशन या ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी, सॉरी, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी की बात है तो अटैचमेंट की डेट में मैं उसके पोजेशन में था, या मेरा कोई भी इंटरेस्ट था उस प्रॉपर्टी में, इसका वो एविडेंस एड्यूस करेगा। एविडेंस जब एड्यूस करेगा तो उस पर फिर इन्वेस्टिगेशन करेंगे टीआरओ। लेकिन इन्वेस्टिगेशन टीआरओ तभी करेंगे जब वो इस एविडेंस को एड्यूस करें। नाउ 4 में कहा गया कि अपॉन द सेड इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन हो गया, इन्वेस्टिगेशन के बाद टीआरओ अगर सेटिस्फाइड है दैट फॉर द रीजन स्टेटेड इन द क्लेम और ऑब्जेक्शन, उस क्लेम या उस ऑब्जेक्शन में जो भी कारण लिखे हुए हैं उन कारणों से such property was not at the set date in the possession of the defaulter, वो जो प्रॉपर्टी थी वो डिफॉल्टर के पोजेशन में उस डेट को नहीं थी, या किसी और पर्सन के पोजेशन में नहीं थी, तो नॉट ऑन हिज ओन अकाउंट और एज हिज ओन प्रॉपर्टी, बट ऑन अकाउंट ऑफ और इन ट्रस्ट फॉर सम अदर पर्सन, और पार्टली ऑन हिज ओन अकाउंट एंड पार्टली ऑन अकाउंट ऑफ सम अदर पर्सन, the TRO, the tax recovery officer, shall make an order releasing the property wholly or to such extent as he thinks fit from attachment or sale. जब ये टीआरओ इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं और ये सेटिस्फाई हो जाते हैं कि जो भी कारण उस क्लेम या ऑब्जेक्शन में लिखे थे उसकी वजह से वो जो प्रॉपर्टी थी उस डेट में एट द सेट डेट, यानी जब वो नोटिस इशू किया गया, वो सर्व किया गया, उस डेट में जो प्रॉपर्टी थी वो डिफॉल्टर के पोजेशन में किसी और के ट्रस्ट में थी, इट वॉज इन द पोजेशन ऑफ द डिफॉल्टर, या किसी दूसरे पर्सन के पोजेशन में अगर थी तो इट वॉज इन ट्रस्ट फॉर हिम और इन द ऑक्यूपेंसी ऑफ अ टेनेंट, या किसी टेनेंट की ऑक्यूपेंसी में थी और अदर पर्सन जो उसको रेंट दे रहा था, या तो वो इस बात से सेटिस्फाइड हो, या वो इस बात से सेटिस्फाइड हो कि being in the possession of the defaulter the said date, it was so in his possession not on his own account, वो डिफॉल्टर की पोजीशन में तो थी लेकिन डिफॉल्टर की पोजीशन में अपने अकाउंट पे नहीं थी उसके, या उसके अपने प्रॉपर्टी के रूप में उसके पोजीशन में नहीं थी वो, बल्कि वो किसी और के या किसी और के ट्रस्ट के रूप में थी, या पार्टली वो उसके वजह से थी और पार्टली किसी और के ट्रस्ट में थी, किसी और के वजह से थी। तो इसमें दो कंडीशंस आ रही हैं कि टीआरओ को क्या सेटिस्फाई होना चाहिए, कि पहले तो ये इस बात से सेटिस्फाई होना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी थी वो पोजीशन में थी ही नहीं, सच प्रॉपर्टी वाज नॉट इन द पोजीशन ऑफ द डिफॉल्टर, या किसी डिफॉल्टर के ट्रस्ट वर्दी कोई पर्सन हो उसके ट्रस्ट में, उसके ट्रस्ट में कोई पर्सन हो उसके ऑक्यूपेंसी में भी नहीं थी वो प्रॉपर्टी, या किसी टेनेंट की ऑक्यूपेंसी में भी नहीं थी, या किसी और पर्सन की ऑक्यूपेंसी में भी नहीं थी जो उसको रेंट दे रहा था डिफॉल्टर को। यानी डिफॉल्टर ने कहा कि जिस डेट में नोटिस इशू किया प्रॉपर्टी तो मेरे पोजेशन में नहीं है, या मेरे किसी ट्रस्टी के पोजेशन में भी नहीं है, ना ही ये प्रॉपर्टी मेरे किसी टेनेंट के पोजेशन में है, या प्रॉपर्टी किसी और के पोजेशन में भी नहीं है जो कि मेरे को रेंट दे रहा हो, मेरे पोजेशन में भी नहीं है, तो प्रॉपर्टी पोजेशन में है ही नहीं, या अगर वो मेरे पोजेशन में है तो वो मेरे वजह से नहीं है, मैं तो किसी और का ट्रस्टी हूं, या वो मेरी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि वो मैं किसी के ट्रस्ट की वजह से प्रॉपर्टी मेरे पास है, या किसी और के वजह से मेरे वो प्रॉपर्टी मेरे पास है। तो अगर इस बात से टीआरओ सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो उस प्रॉपर्टी को रिलीज करने का ऑर्डर पास कर देंगे, क्योंकि उन्होंने पहले अटैचमेंट का ऑर्डर कर दिया था। तो टीआरओ शैल मेक एन ऑर्डर रिलीजिंग द प्रॉपर्टी होली और टू सच एक्सटेंट एज ही थिंक्स फिट, या जिस हद तक वो फिट समझते हैं उस हद तक वो उसको रिलीज कर देंगे अटैचमेंट से या सेल से।
फ्रॉम अटैचमेंट और सेल, एंड वेयर द टीआरओ इज सेटिस्फाइड, और जहां पर वो टीआरओ इस बात से संतुष्ट है कि द प्रॉपर्टी वाज एट द सेट डेट इन द पोजेशन ऑफ द डिफॉल्टर एज जोन प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी थी उस डेट पे वो डिफॉल्टर की पोजेशन में थी अपनी खुद की प्रॉपर्टी के रूप में, एंड नॉट ऑन अकाउंट ऑफ एनी अदर पर्सन, और किसी और के वजह से नहीं थी, और वॉज इन पोजेशन ऑफ सम अदर पर्सन ट्रस्ट फॉरम, या उसके ट्रस्ट में किसी पर्सन के पास थी, और इन द ऑक्यूपेंसी ऑफ अ टेनेंट और अदर पर्सन पेइंग रेंट, या किसी ऐसे पर्सन के ऑक्यूपेंसी में थी जो उसका टेनेंट। तो ऐसे केस में टीआरओ जो है वो क्लेम को डिसअलाउ कर देंगे। भाई प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है और या तुम्हारे किसी ट्रस्टी के पास है या तुम्हारे किसी टेनेंट के पास है या किसी दूसरे पर्सन के पास है जो तुमको रेंट दे रहा है, तो ठीक है, हम उस प्रॉपर्टी को तो अटैच कर सकते हैं, तो इसलिए उस केस में वो डिसअलाउ कर देंगे उस क्लेम। तो टीआरओ को ये फाइंडिंग देनी पड़ेगी कि क्या वो क्लेम से जो ऑब्जेक्शन किया गया है उससे सेटिस्फाइड हैं, और अगर नहीं है तो उनको ये भी फाइंडिंग देनी पड़ेगी कि ये प्रॉपर्टी एसएससी के पोजीशन में ही है, एसएससी के ट्रस्टी है, टेनेंट वगैरह के पोजीशन में है। एंड वेयर अ क्लेम और एन ऑब्जेक्शन इज प्रेफर्ड, द पार्टी अगेंस्ट whom an order is made may institute a suit in civil court to establish the right which he claims to the property in dispute। और जब भी कोई क्लेम किया जाता है, जो ऑब्जेक्शन फाइल किया जाता है, तो जो पार्टी जिसके खिलाफ ऑर्डर कर दिया गया है, वो पार्टी अगेंस्ट whom an order is made, वो एन ऑर्डर इज मेड मतलब टीआरओ का ऑर्डर है उसके खिलाफ हो जाता है, तो दैट पार्टी में इंस्टीट्यूट अ सूट इन सिविल कोर्ट, वो सिविल कोर्ट जा सकती है टू एस्टैब्लिश द राइट, इस अधिकार को स्थापित करने के लिए जो वो क्लेम करती है उस प्रॉपर्टी पे, जो कि विच ही क्लेम्स टू द प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट, बट सब्जेक्ट टू द प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट, इसलिए उसको डिस्प्यूट किया जा रहा है, बट सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ सच सूट द ऑर्डर ऑफ टीआरओ शैल बी कंक्लूडेड। और सूट तो फाइल इस केस में हो सकता है, टीआरओ के ऑर्डर के खिलाफ सूट फाइल हो सकता है, लेकिन तब तक टीआरओ का जो ऑर्डर है कंक्लूसिव माना जाएगा अगर उस सूट का के सब में जो भी ऑर्डर आता है उसके अधीन, तो वो डेफिनेटली होगा, लेकिन वैसे वो कंक्लूसिव है। कहने का मतलब ये कि उसको टीआरओ के ऑर्डर को अपील में लेके नहीं जा सकते, लेकिन उसको सूट में लेके जा सकते हैं। उसके बाद आते हैं रूल 12, रिमूवल ऑफ अटैचमेंट ऑन सेटिस्फैक्शन और कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट, where the amount due with cost and all charges and expenses resulting from the attachment of any property or incurred in order to hold a sale are paid to the TRO, or if the certificate is cancelled, the attachment shall be deemed to be withdrawn, and in the case of immovable property, the withdrawal shall, if the defaulter so desires, be proclaimed at his expense, and a copy of the proclamation shall be affixed in the manner provided by this schedule for a proclamation of the sale of immovable property। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब भी अगर ऐसा होता है कि जो भी अमाउंट ड्यू था या जो भी खर्चे थे या चार्जेस थे जो या खर्चे थे या जो कॉस्ट थी जो अटैचमेंट से के परिणाम पे आई थी किसी प्रॉपर्टी के, या जिन खर्चों को यानी कॉस्ट चार्जेस एक्सपेंसेस को जिनको इनकर किया गया था सेल को होल्ड करने के लिए, अगर ये सारे खर्चे वगैरह कॉस्ट चार्जेस एक्सपेंसेस और जो ड्यू अमाउंट है अगर वो पे कर दिया जाता, टीआरओ एसएससी आया उसने सारा पेमेंट कर दिया, टैक्स ड्यू का पेमेंट कर दिया, फिर टैक्स टीआरओ ने अटैच कर ली थी प्रॉपर्टी और उसने सेल कर दी थी, एसएससी आया, सेल होल्ड कर दिया गया है, सेल होल्ड करने के बाद एसएससी आया उसने पेमेंट कर दी, तो क्या होगा, अटैचमेंट डीम्ड विड्रॉन हो जाएगा उसी टाइम से, और इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर है तो जो विड्रॉल होगा उसको प्रोक्लेम भी किया जाएगा एट हिज एक्सपेंस। विड्रॉल शैल, ये जो डीम्ड विड्रॉल है
इफ द डिफॉल्टर डिजायर्स, अगर डिफॉल्टर ये डिजायर करता है तो ये विड्रॉल जो है उसका प्रोक्लेमेशन किया जाएगा डिफॉल्टर के खर्चे पे। प्रोक्लेम करना मतलब उसको पब्लिक में उद्घोषणा करना। एंड अ कॉपी ऑफ द प्रोक्लेमेशन, और उस प्रोक्लेमेशन की कॉपी चिपका दी जाएगी, शैल बी अफिक्स्ड इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द शेड्यूल। जैसे हम सेल का प्रोक्लेमेशन करते हैं उसी तरह से उसके लिए जो कॉपी चिपकाते हैं, उसी प्रकार से ये कॉपी भी डीम्ड विड्रॉल की जो प्रोक्लेमेशन की कॉपी है वो भी उसी तरीके से चिपका दी जाएगी। और या फिर अगर सर्टिफिकेट कैंसिल भी कर दिया था तो भी ये डीम्ड विड्रॉल होगा। तो डीम्ड विड्रॉल कब हो सकता है? एसएससी ने पेमेंट सारे कर दिए, खर्चों के भी कर दिए और टैक्स का भी कर दिया, या फिर सर्टिफिकेट ही कैंसिल हो गया तो अटैचमेंट डीम विड्रॉल हो जाता है। और उस विड्रॉल का एसएससी के खर्चे पे या डिफॉल्टर के खर्चे पे, हम रिकवरी की बात करते हैं तो एसएससी के हम डिफॉल्टर की बात करते हैं डिफॉल्टर के खर्चे पे, क्योंकि डिफॉल्टर वो है जो कि जिसका नाम सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है। बस डिफॉल्टर की वही डेफिनेशन। और प्रोक्लेमेशन की कॉपी को अफिक्स किया जाएगा, जैसे कि शेड्यूल में लिखा है, प्रॉपर्टी जब सेल की जाती है तब जैसा प्रोक्लेमेशन अफिक्स किया जाता है उसी तरह से अफिक्स कर दिया जाएगा। अब आते हैं रूल 13 पे। रूल 13 कहता है द अटैचमेंट एंड सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड अटैचमेंट एंड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मे बी मेड बाय सच पर्सन एज टीआरओ मे फ्रॉम टाइम टू टाइम डायरेक्ट। ये जो अटैचमेंट और सेल है मूवेबल प्रॉपर्टी का या इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो अटैचमेंट और सेल है वो उन व्यक्तियों के द्वारा किया जाएगा जिनको कि टीआरओ डायरेक्ट करेंगे। यानी टीआरओ डायरेक्ट करेंगे, जैसे अपने हो सकता है इंस्पेक्टर को डायरेक्ट कर दें, जिनको भी वो एडमिनिस्ट्रेटिवली डायरेक्ट कर सकते हैं। तो जिसको वो डायरेक्ट करेंगे वो व्यक्ति सेल करेगा या अटैचमेंट करेगा मूवेबल प्रॉपर्टी का या इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसके साथ ही रूल 13 तक हम आ गए। रूल 14 से हम नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे, दैट विल बी एट 2:15।